डॉक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस भी की, हमारी मीटिंग थी, एक विज़िट था एंड्रोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान स्टार इक्सी का। तो बहुत सारे सवाल जो थे वो डॉक्टर्स के थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस चीज़ को परसीव करना या समझना हर बंदे का काम नहीं है। तो मैंने आज का ये सेशन अपने स्टाफ को भी, जो इम्पोर्टेंट डॉक्टर्स हैं, मेरी असिस्टेंट हैं, उनको भी बुलाया, प्लस जो रिसेप्शनिस्ट है जिससे जो सवाल करते हैं कि वो क्या है, आखिर क्यों लोग कहते हैं कि हमें कोई प्रॉपर गाइड नहीं कर रहा। पहली तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अगर कुछ कहना है प्लीज़ बाहर चले जाएं, ठीक है। यहाँ मैंने आपको बुलाया पेशेंट से कंसर्न गुफ्तगू के लिए। इस वक्त पेशेंट हमारे इम्पॉर्टेंट हैं, वो लोग लाइव बैठे हुए हैं, और आप लोगों का मैं सोचना चाह रही हूँ कि क्या वजह है, क्यों मुझे लोग कहते हैं कि हमें अमला गाइड नहीं करता, क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर्स हैं, क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट भी हैं, फिर कहाँ पे पॉइंट। आज मैंने दूसरे डॉक्टर्स को जब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन, जो मेरे ख्याल में ये था कि डॉक्टर्स को तो पता होना चाहिए, तो मैंने ये सोचा कि नहीं, इनका गलती करने का हक है। आज मैं इनके साथ बैठूं, जब इनको समझा रही हूं तो आपको भी बता दूं, मैं भी आप ज़्यादा समझदार हूं, आप बात को समझ लें। स्टेम सेल क्या है, प्रोसीजर क्या है, किन लोगों पे किया जाता है, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। स्टेम सेल एक नो मौलूद सेल है, जिसको जिस ऑर्गन में रखें ये उसी की शक्ल ऑप्ट करके उसी एनवायरनमेंट में काम करता है। जैसे आप किसी का छोटा बच्चा, नो मौलूद बच्चा, किसी हाई फाई फैमिली का आप उठा लेते हो और उसको आप तालिबान के घर में ले जाएं, किसी के घर में ले जाएं, अगर बुलेट चलाने वाले के घर में चला जाएगा वो वैसे ही बन जाएगा। डॉक्टर के घर में ले जाओगे तो उसके अंदर डॉक्टरी की आ जाएगी। ये वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो स्टेम सेल के ऊपर होते हैं। बाकी जो हमारे मैच्योर सेल्स होते हैं उनके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बॉडी के नो मौलूद सेल को लें, निकालें, उनको उन जगह पे जहाँ पे उसकी ज़रूरत है वहाँ डालें सर्टन कंडीशंस में, तो तब वो अपना काम करना शुरू हो जाएंगे। ये है एक आम फहम बंदे के लिए कि ये स्टेम सेल है। मुझे आज बहुत सारे डॉक्टर्स ने पूछा, डॉक्टर साहब स्टेम सेल दूसरे बंदे का होगा, कॉर्ड का होगा। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने आप लोगों को खुद बताया ये ऑटोलोगस स्टेम सेल्स हैं। ऑटोलोगस का मतलब है आपकी बॉडी से ही लेकर आपकी ही बॉडी में ट्रांसफ़र करना। अगर आपको कोई ये सवाल करता है तो आप कहें नहीं। आपको कोई पूछता है जी आप कॉर्ड ब्लड का कर रहे हैं, नो, दैट इज़ नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, ठीक है। हम आपका एडल्ट स्टेम सेल लेंगे, उसको मल्टीप्लाई, उसको इग्नाइट करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, उसके बाद आपके एनवायरनमेंट में रखेंगे। ये हमारी जॉब है, ठीक है। अगर आपका, मैं ये आज जो पूछना चाह रही हूँ आप सब लोगों से इसमें कि आप लोग क्या प्रॉब्लम आती है डॉक्टर इकरा आप लोगों को, माहीन आप पहले बताओ। मैम पेशेंट कहते हैं कि स्टेम सेल है जो वो किस एज पे किया जा सकता है, किस एज पे हो तो इफेक्टिव होगा। हाँ, नो इट्स ओके, छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, आप किस एज में करेंगे? तो एज में करें, अगर मेंसेस नहीं होते तो भी हो सकता है। हाँ, अगर मेंसेस नहीं होते उसके बाद हम देखें, इसका बड़ा सिंपल सी बात है। आप उन्हें कहें जी ये एज रिलेटेड थेरेपी नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड थेरेपी है। आपको प्रॉब्लम 25 में हो गई है, आपको 25 में ही होगा। ओवेरियन फेलियर अगर 25 साल की लड़की को हो गया है तो उसका भी स्टेम सेल होगा। ओवेरियन फेलियर अगर 50 साल की औरत को हो गया है, जो कि टाइम पे हुआ है, लेकिन वो अभी उसका अनलकीली बच्चा नहीं था, तो वी विल डू स्टेम सेल्स फॉर देम। तो इसका मतलब है एज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन हाँ अगर आपकी एज ही 55 को क्रॉस कर गई है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एज जब 55 को क्रॉस कर जाए औरत के अंदर डिबिलिटेटिंग चेंजेस आती हैं, वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती। चलें 60 तक कर लें, ठीक है। अब 60 साल की औरत को मैं प्रेग्नेंट कर दूंगी बाहर तो फितना हो जाएगा, ठीक है। और वो औरत खुद भी कैसे कैरी करेगी? डॉक्टर मरियम आप खुद सोचें, आप गायनाकोलॉजिस्ट हैं, ऐसा मुमकिन है कि 60 साल की औरत, वो औरत अपने पेट में अपना बच्चा भी पैदा करे
और बर्थ भी दे। अल्लाह ताला को कोई औरतों से दुश्मनी तो नहीं थी ना कि 50 में मीनोपॉज करा दिया। अल्लाह ताला को पता है कि इंसान के अंदर उसके बाद दम नहीं इतना रहता। यस, दिस इज एज रिलेटेड। और क्या सवाल पूछते हैं? पेशेंट हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि इसका रिजल्ट कितने मुंह से आप उतार के प्रॉपर क्लियर बोलें प्लीज। कितने माह तक स्टेम सेल का रिजल्ट में मिलेगा? और कुछ लोग कहते हैं कि तो आपको नहीं पता, यू आर डूइंग जॉब हेयर, आपको नहीं पता कितने माह तक बनता है? डॉक्टर रुबाब बताओ जी। मैडम 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ और नहीं, पहली बात है, फिर आप लोग सही कहते हैं। आप लोगों कितने माह के बाद हम करते हैं? 3 मंथ्स, 90 वर्किंग 90 डेज, 90 डेज का साइकिल है oogenesis का, 90 डेज का साइकिल है स्पर्म का, स्पर्मेटोजेनेसिस का। लेकिन oogenesis का सिर्फ 90 डेज नहीं होता, आप 2 इयर्स तक भी आप में चेंज आ सकती है। मिनिमम टाइम, अगर ये जवाब आप लोग नहीं दे सके तो फिर तो मैं क्या कहूँ, फिर सही कहते हैं लोग। इतना आप लोगों को पढ़ाने के बावजूद अगर आप लोग ये कहेंगे, अब आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझ लें, मैं बता रही हूँ इसका टाइम पीरियड मिनिमम 3 मंथ्स और मैक्सिमम 2 इयर्स। 2 साल के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आया तो इट मीन्स फेलियर। ठीक है, अगला सवाल करें। पूछते होंगे कितने % सक्सेस है, तो आप बताएं कितने % है? एज फैक्टर के लिहाज से होती है। जी नहीं, ये टोटल गलत। इसका मतलब मेरे पेशेंट सच्चे हैं 100%। एज रिलेटिव से कैसे मैंने इसका मतलब अगर आप लोग मेरी लाइव वीडियो ही सुन लेते ना, आपका नॉलेज सही होता। नो डॉक्टर मरियम, इसमें तुक्के ना लगाएं प्लीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट नॉलेज है जो आपने पेशेंट को देनी है। आप मत लिखें, बाद में बैठ के इस वीडियो को सुने। इसमें हमने रिसर्च सिर्फ की है मेल के ऊपर, और मेल में हमें 51 से 52 तक रिजल्ट मिला है। 52% तक भी रिजल्ट मिला है। लेकिन स्टडी किसकी कंडक्ट हो गई है? मेल की। मेल हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, उनका स्पेसिमन पूरा हो गया क्योंकि हमें स्टडी के लिए 1000% चाहिए थे। फीमेल 1000 हमारे पास नहीं थी। फीमेल में जब 1000 के ऊपर स्टडी होगी तो मैं एस्टेब्लिश उस वक्त करूंगी कि क्या रिजल्ट है। लेकिन एक अंदाज़ा है, उन्हें कहें वो अंदाज़ा मैं नहीं बता सकती, वो डॉक्टर साजिदा आपका स्कोर निकालेंगी तब आपको अंदाज़ा बताएंगी कि आपके अंदर कितना चांस है। ठीक है, आप लोगों को इसका मतलब है फैक्ट्स के ऊपर आपने नज़र ही नहीं रखी। एक और क्वेश्चन पेशेंट बहुत पूछते हैं कि नेचुरल कंसीविंग इसके बाद हो सकती है, जरूरी है कि हम टेस्ट? ये आप मुझे दें जवाब। सारा वक्त तो मैं पेशेंट्स को, आप लोग रुबाब आपको देना चाहिए। 5 to 10% चांस है कि नेचुरल कंसेप्ट। इसका मतलब है आप लोग प्रोग्राम नहीं देखते। लोगों ने सीख के कहाँ चले गए? जो मेरे फेसबुक पे लोग थे वो अब डॉक्टर्स को जीने नहीं देते। डॉक्टर्स कहते हैं इतना उनके पास नॉलेज है। एक मेरा पेशेंट है, वो आया, उसने कहा जी मुझे डॉक्टर ने, मेरा FSH ज़्यादा था, मुझे डॉक्टर ने महंगे टीके लिख दिए। मैंने तो डॉक्टर को पढ़ गया कि डॉक्टर साहिदा तो कहती हैं आप मेरे पे, मुझे हाइपरगोनाडोट्रोफिक हाइपरगोनाडिज्म है, यकीन करो। और वो बंदा सिंपल FA पास है। मैं तो इतनी खुश हुई कि मेरे नॉलेज से लोगों ने फ़ायदा उठा लिया, तो मेरा अपना स्टाफ उससे महरूम हो। हाँ, आपने हिस्ट्री टेकिंग पे रहना है तो हिस्ट्री टेकिंग पे आपको पता होना चाहिए कि कितने % सक्सेस रेट है और क्या उसमें नेचुरल कंसेप्शन यस हो सकती है। मेल में अगर हमने किया है 5 to 10% लोगों में होता है नेचुरल, लेकिन वो कम है। हम झूठ नहीं बोल सकते लोगों के साथ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। और क्या सवाल आप जो पहले बता रही थी माहिन? हमसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि आप आगे होके खुद ले लें जी। पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि अगर मेंसेस ना हो तो भी बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मेंसेस किसी को चांस होते हैं, कोई % का, ऐसे दूर बैठे होने के बम ना हमारे ऊपर फेंके कि दूर बैठे मेरे पास जिन है, मैं आपको % बता दूं। यू विल हैव टू कम, आपको एवेल्युएट किया जाएगा। अगर आपका कोई और प्रॉब्लम है, एमेनोरिया की रीज़न ओवेरियन फेलियर भी है, तो तब भी आपके स्टेम सेल हो सकते हैं।
अगर और रीज़न है तब भी पता चलेगा, लेकिन आप दूर बैठ के हमसे, एक आपकी भी तो गलती है ना कि आप रिसेप्शनिस्ट से पूछ रहे हैं जी कितने % चांस है। हर बंदा डिफरेंट है। नेक्स्ट। और पेशेंट ये होता है कि किसी का आप करते हैं कि स्टेरोस्कोपी के जरिए आप कर देते हैं स्टेम सेल, और किसी का मिनी लैब के जरिए। तो वैलिड क्वेश्चन है। ये क्यों, कौन बताता है? ये मैं बता सकती हूँ। स्टेम सेल आपको इंजेक्ट करने के 2 तरीके हैं। अगर तो आपकी ओवरी उसकी अमाउंट इतनी है तो हम लेप्रोस्कोपी से भी आपको कर सकते हैं, हम हिस्ट्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की ओवरी स्क्लेरोटिक हो गई हैं और वो इतनी बड़ी नीडल यहाँ से अभी आपको रखनी चाहिए थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी नीडल होती है, उसका तो डेड स्पेस में कितने तो स्टेम सेल उसके डेड स्पेस में ज़ाया हो जाएंगे, और उनका मुंह खुला होता है तो वो आपके अंदर वेस्टेज होने का ख़तरा होता है। तो जिनका वॉल्यूम बहुत कम होता है, ये आप कहें कि ये हम नहीं बता सकते, ये डॉक्टर साहब का डिसीजन होता है, उनको हमने माइक्रोस्कोपिकली, नॉट मैक्रोस्कोपिकली, उस माइक्रोस्कोप के साथ स्टेम सेल माइक्रो नीडल से करने हैं, तो हमें उसको कट लगा के मिनी लैब से जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपके पास इतना वॉल्यूम ही नहीं होता। तो ये किसका डिसीजन है? ये जो सर्जन है वो बताएगा, आप नहीं बता सकते। उन्हें कहें जी आपको अगर कहा है फिर भी ठीक है, आपको कहा है फिर भी ठीक है, क्योंकि ये फ़र्क होता है। और सवाल? मैडम पेशेंट का ये भी क्वेश्चन है, किसी का ब्लड से ले रहे हैं, किसी का फैट से ले रहे हैं। हाँ हाँ, इसमें डिफरेंट क्या है? बताएं जी। आप मेरे साथ होती दिन रात क्या? भाई आप देखें, छोड़ दें, उससे नहीं बताया जाएगा। स्टेम सेल के 3 सोर्सेज हैं, ब्लड, फैट एंड बोन मैरो। ठीक है, ब्लड से खाली मिल गया तो हमें फैट की, इतने मिल गए तो हमें फैट की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ब्लड में कम है तो फैट की ज़रूरत है, अगर फैट में भी नहीं है तो बोन मैरो की ज़रूरत है। मरीज़ को बताएं कि ये आप नहीं कह सकते, आप फ़र्क हैं, वो फ़र्क है, आपका DNA फ़र्क, उसका फ़र्क। इज़ देयर सम प्रॉब्लम? ठीक है, और बताएं सवाल। मैम पेशेंट हमसे ये भी पूछते हैं कि स्टेम सेल्स के ज़ोर से बोलें ताकि लोगों का आवाज़। स्टेम सेल्स के बाद क्या खुद से बनना शुरू हो जाते हैं या क्या? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछते हैं। तो पूछते हैं आपसे, आप डॉक्टर हैं, आपको क्यों नहीं पता? आज मेरे बड़े बड़े कंसल्टेंट्स ने ये सवाल पूछा है, तो इसका मतलब है ना कि मेरे लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। इसको डॉक्टर्स भी देखें। स्टेम सेल 2 तरीक़ों से काम करते हैं। क्या डॉक्टर मैंने बताया मरियम आज? एक डिवीजन होती है, एक डिफरेंशिएशन होती है। डिवीजन करके स्टेम सेल बहुत सारे खुद स्पर्म बन गए या oogonia बन गए, तो फिर तो आपका क्या हो सकता है? आपका सवाल था कि क्या खुद बन जाएंगे? तो फिर तो वो आपके सेल में भी आ जाएंगे। रिपेयर लेबॉर्ट्री के, आपकी फैक्ट्री थी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में मशीनें नहीं थी, कपड़ा नहीं तैयार हो रहा था। ठीक है, आप गए, आपने मशीनें प्रोवाइड कर दी, ठीक है, धागा ही कोई नहीं था, तो क्या होगा? मशीनें काम करेंगी, कपड़ा तो तैयार नहीं होगा। यू गॉट माई पॉइंट? अगर किसी का फर्ज करें स्टेम सेल, आपने थ्रेड भी अंदर ही डाल दिया और आपने मशीन भी कर ली, तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपका कपड़ा तैयार हो जाए, लेकिन उस पेशेंट में आगे कोई प्रॉब्लम है, वो स्टेम सेल कैरी नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रक ही नहीं लेकर जाने वाले कपड़ा, तो क्या करेंगे? खुद तो नहीं आएंगे ना उसके, वो माल वहाँ पे तैयार हो जाएगा, लेकिन हम उस तैयार माल को नीडल से उठाएंगे, ये मेल स्पर्म के लिए कह रही हूँ, और उसको सेव कर लेंगे। अब मेल स्पर्म जो है वो कैसे जाते हैं? जब वो पहले तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, स्टेम सेल स्पर्म में तब्दील हुआ। अब वो स्पर्म इतना तेज़ है कि वो अपनी जगह से कितने माइल सफ़र तय करता है स्पर्म, जब अपने सीमन में आता है मिलियंस, मुझे अभी याद नहीं है, मैं गलत बयानी नहीं करूँगी, बेतहाशा माइल्स का सफ़र करके तब वो स्पर्म जो है वो अपने उसमें सीमन में पहुँचता है। आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी कि कहाँ से उसका चलता है, टेस्टिस में तैयार होकर दोबारा पीनस में पहुँचता है। ठीक है, अगर वो तैयार ही नहीं है, वो हो गया तैयार, लेकिन वो इतना चल ही नहीं सकता, नाकस है,
तो क्या करेंगे, फिर खुद से तो नहीं होगा ना, ठीक है, तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। ये है उसका जवाब। उसके जवाब में आप मुख्तसर उन्हें ये कहें कि ये मैं नहीं बता सकती, आपका क्या है, रिजल्ट के बाद डॉक्टर साजिदा खुद बताएंगी। हर बंदा डिफरेंट है। मैडम पेशेंट का ऐसे ही जैसे सीमन करते हैं, हम लेते हैं बायोप्सी के थ्रू स्टेम सेल्स के बाद, ऐसे पेशेंट जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो कहती हैं क्या जैसे मेल्स के स्पर्म निकालते हैं ऐसे ही हमारे एग्स भी निकालेंगे। हालांकि उनको रिप्लाई में ही बताया जाता है कि आप जब आपका एक प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन पेशेंट का क्वेश्चन ये है, देखें आपका इसका बनता है, ये शी इज़ रिसेप्शनिस्ट, इसको नहीं पता, ठीक है, तो उनको आपका क्या जवाब होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। स्पर्म का मैटर और है, एग का मैटर और है। एग तो वैसे भी नहीं चल के आता, अगर ट्यूब खुली है, एग सही बन रहे हैं तो एग खुद चले जाएंगे। उसमें आईवीएफ की रीज़न और है। उसका मतलब है कि मेल में भी अभी मैंने बताया कि कुछ मेल में इतने तगड़े स्पर्म बन जाते हैं, खुद आ जाते हैं। अगर तगड़े आ गए, खुद आना शुरू हो जाए सीमन में, तो हमने क्यों बायोप्सी करनी है, ठीक है, समझ आ गई, ये जवाब है। अगर फीमेल में अच्छे अंडे बन जाएं और खुद रिलीज भी हो जाएं, तो हमें क्या ज़रूरत है आईवीएफ करें। आईवीएफ तो हम तब करेंगे ना, या तो ट्यूब ब्लॉक है, या उसका ओवेरियन रिजर्व उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके एग मुझे लगता है कि वो एग अभी हार्ड हैं, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, मैं इनको खुद से फर्टिलाइज करूँगी तो शायद हो जाएं, मैं उस पॉसिबिलिटी पे आईवीएफ करूँगी। लेकिन कई पेशेंट हैं स्टेम सेल के बाद उन्होंने खुद कंसीव किया, तो दैट डिपेंड्स। हर बंदे को हम ये नहीं कह सकते, उन्हें कहें कि डिपेंड करता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा भी हो सकता है। पेशेंट डाइट का भी पूछते हैं कि कौन सी चीज़ें स्टेम सेल्स के बाद यूज़ करें। स्टेम सेल के बाद पेशेंट को हर वो डाइट लेनी है जो अल्लाह ने नेचुरल सोर्स दिया है। मैन्युफैक्चर्ड डाइट मत लें। मसलन आपका चीनी खाने को दिल है तो गन्ना चूस लें, यू गॉट नेचुरल सोर्स। आपका अगर दिल चाह रहा है खाना खाने को तो घर की रोटी शोरबे के सालन के साथ खा लें। आप सैलड ज़्यादा लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, ऑर्गेनिक फूड पे आ जाएं। उन्हें कहो कि अपने जो तुम्हारी माएँ दादियाँ खाती थी वो खाओ, इसमें अलाउड नहीं है उसके बाद पिज़्ज़े खाने, बर्गर खाने। बॉडी को, आपकी बॉडी की फैट है, ठीक है, वो फैट वेट कर रही है कि यहाँ कोई गंद मलंद आए तो मैं इसको और साथ गले से लगाऊं। जितना जो जंक आएगा ना वो आपकी फैट के साथ जाएगा, और जो फैट के साथ जाता है उनको जब हम इंजेक्शन भी लगाते हैं ना अंडा बनने के, तो वो भी फैट में ही रह जाते हैं। उनको आप इंजेक्शन जहाँ अपने एक से लगाना है, हम 4 लगा रहे होते हैं, फिर भी एग नहीं बनते। ऐसा देखा आप लोगों ने, होता है। और क्या चीज़ है, और क्वेश्चन है, पेशेंट अभी जैसे फीमेल है, उनका स्टेम सेल हुआ है, तो वो कहती है कि मैं योगा जिम ज्वाइन करनी है, लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तुम्हें कंसीव करना है तो जिम ज्वाइन नहीं करनी, मैंने वेट भी रिड्यूस करना है। नॉट एट ऑल, शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट। करे जिम करे, नो प्रॉब्लम इन दैट। जब कंसीव कर लेगी तो जिम रोक लेंगे ना, अभी तो कोई उसके लिए रुकावट नहीं है। और सवाल? पेशेंट कहते हैं कि स्टेम सेल से पहले वेट जो है रिड्यूस करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप स्टेम सेल के बाद भी कर लें, 3 महीने तो है ना, उसके बाद भी करें। क्या पूछना था कुछ? मैम बेड रेस्ट कितने डेज की पेशेंट ये अगर घर जाके मैं कितने, क्या बेड रेस्ट, उसे को तीसरे दिन अपना काम करो। ठीक है मैम। मिनी लैब हो गया तो 5 दिन बहुत है, ठीक है। और अगर वो लगवा के गए हो उसका आपका लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू हुआ है, तो आप 3 दिन के बाद फिट है, बस। इसमें कोई इसका रिलेशनशिप नहीं है। और बातें? बस इतने ही सवाल है। पक्की बात है या इस वक्त पजल हो गई है? हाँ नहीं मैडम, मैडम एक तो जो है मेल स्टेम सेल जब हम लोग करते हैं टेस्ट, उसमें तो हम लोग 1 मंथ के बाद सीमन का टेस्ट रिपीट कर लेते हैं, तो उसमें हम लोग वो देख लेते हैं ना कि कोई कैंसर। दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। फिर मुझे समझ आ गई, यानी कि 1% रिस्क ऑफ कैंसर है, तो मेल में तो हमने सीमन एनालिसिस 1 महीने के बाद कराया तो हमें लग गया कि नहीं है। इसके बारे में अब जो रीसेंट स्टडी आई है वो कहती है बेशक मेल में भी 1 महीने एडल्ट स्टेम सेल का बहुत 1 से भी उन्होंने नीचे कर दिया, क्योंकि किसी को ये कैंसर का रिस्क आता था उन लोगों पे जिनमें हम एम्ब्रियोनिक या इंड्यूस्ड प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल डालते थे।
ठीक है, वो भी ना करें। फीमेल में देखना है तो फीमेल में बहुत आसान है, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाएगा। कैंसर जो है ना वो दिनों में ऐसे जाता है, ठीक है। तो फीमेल में तो बहुत कम चांस है, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि कोई आपको अचानक से उसका साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ये पहली उसकी निशानी है, ठीक है। और एक और हार्मोन भी होता है, वो भी हम करवा सकते हैं, CA 1 to 5, लेकिन जिसका साइज बड़ा हो रहा हो या कोई सिस्ट हो रही हो उसमें कराते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? मैम जैसे पेशेंट जिनको नहीं पता होता फर्स्ट टाइम कॉल करते हैं तो पूछते हैं कि अगर हम मैडम का खर्चा अफोर्ड ना कर पाए स्टेम सेल्स का तो क्या तरीकाकार है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके बगैर तो क्लोज ही नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखो जिन लोगों को मैंने बताया है, जो लोग मेरे सेंटर में आ जाएंगे, अगर मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मिलते हैं, डॉक्टर साहिदा आप हमारा जवाब नहीं देती, आप प्राउड हैं, आपने हमारा सवाल नहीं देखा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे पूछें, जो 7 दिन डॉक्टर काम करती है वो मदद के लिए आपके घर आएगी? आप मेरे पास पहुंचेंगे तो मदद होगी ना। आप हमारे पास आए, रजिस्टर कराएं। हाँ, आपको प्रॉब्लम है फीस की, आप काउंटर के ऊपर बता दें, मेरे रिसेप्शनिस्ट को बताएं कि हमारा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं उसमें अपने हिस्से की फ़ी हाफ होती है मेरी, मैं अपनी छोड़ दूंगी, लेकिन रजिस्टर कराएं, थ्रू प्रॉपर कराएं। आपने मुझे इदारे को अपने बिजली के, आपको अगर पता हो आप अपने बिजली के बिल वगैरह लेकर आएँ, अपना पे पैकेज लेकर आएँ, किराया नामा लेकर आएँ, सबूत दें कि आप वाकई ही डिज़र्विंग हैं। अगर आप डिज़र्विंग होंगे, नो प्रॉब्लम, मैं आपको रिसर्च में भी डालूंगी, और आपके जो पैसे मुझे अल्लाह ने करम किया हुआ है, मैं उसमें से आपके कुछ ना कुछ डोनेशन में अपने पैसे डाल दूंगी, आपकी मेडिकेशन में भी। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो आएँ और सबूत दें। मुझे क्या पता ये बंदा जो कह रहा है, हमने कई लोगों का, आपने नहीं देखा रुबाब अंधेवाह वो हेल्प कर दी, और बाद में पता चला कि जी वो बंदा जो है वो किसी ब्रांड बड़ी गाड़ी में वो आ रहा है, और उसका तो मुझे उसने आके बताया कि मैं ये हूँ, मैंने उनकी बात सुन ली, ठीक है। और दे आर बेसिकली लैंडलॉर्ड। मत करें, किसी गरीब का हक ना करें, क्योंकि आपका हक जब देखें, अगर मुझे दिन में कोटा मिला है 5 मरीजों का और आपने अवेल कर लिया और वो छठा हकदार था, तो सोचें आपका इखलाकी तकाजा नहीं है। देखें तो सही लोगों को, कितनी कितनी मजबूरियां हैं लोगों की, कितनी कितनी परेशानियां हैं। एक और बात, आपको जेंडर सिलेक्शन पे डॉक्टर साहब हमारा फ्री कर दें, ठीक है, ये ना काम मेरे तक लेकर आए। गरीब लोगों को मेरा ये कहना है, छोड़ दें, बेटियां ही तुम लोगों के बेटे हैं, मत इन चक्करों में पड़ें कि जी मेरा ये कर दें। मैं तो उन लोगों के लिए फ्री हेल्प के लिए तैयार हूँ जो बेचारे औलाद की नेमत से महरूम है, लेकिन आपने सबूत देना है, इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। मैम पेशेंट ये भी क्वेश्चन करता है कि उसका जनरल स्टेम सेल लिखा हुआ है, हाँ, मेरा स्टेम सेल लिखा हुआ है जनरल में और उसके स्टेम सेल। हाँ, एक मिनट, अभी जनरल जो है ये हमारी टर्म है। मुझे लगता है, मुझे ये पेशेंट इतना टॉक्सिक लग रहा है, इतना फेलियर है कि मुझे, क्योंकि जितना सीवियर फेलियर होगा उतना चांस है कि उसके जनरल बॉडी में ही स्टेम सेल बन जाए, ब्लड के अंदर ही, ठीक है। तो मेरा अंदाज़ा है कि इसके ब्लड से ही मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे एक स्टेप और कम रह गया, मैंने उसके पैसे बचाए कि जी फैट वाला प्रोसीजर ना हो। मैंने लिख दिया इसके जनरल स्टेम सेल बनने की उम्मीद है पूरी बॉडी में, जब पूरे ऑर्गन में बनेंगे तो ब्लड में आएंगे ना, तो ब्लड से मिल जाएंगे। तो उन्हें कहें ये आपका काम नहीं सोचना, ये डॉक्टर को पता है। अगर आपका भला कर रहा है ना, किसी चीज़ में पैसे कम लगवा रहे हैं, तो अपना भला करने वालों पे शक ना करें। ये वो कौम है कि मुझे अमेरिका इसके ऊपर सल्यूट कर रहा है कि जी मैंने इतने पेशेंट के $1000 पे स्टेम सेल किए। आज पेशेंट आया हुआ था अमेरिका जिसने डॉक्टर ज़ैवोज को पे $16,000 देकर वो आया यहाँ, और यही लैब है अमेरिका में भी। डॉक्टर ज़ैवोज ने कहा ये मेरी वेल इक्विप्ड लैब है, क्योंकि 1 या 2 जगहों पे बननी थी। अमेरिका में क्यों नहीं बनाई, ये भी मैं आपको सवाल बता दूं। अमेरिका में गाहक नहीं है भाई, वहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी कितनी है, जो नॉन मुस्लिम है वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए,
हम पागल हैं, ये मुसलमान पागल हैं, बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए मर रहे हैं। वो तो जाके वो कहते हैं डोनर स्पर्म ले आओ, डोनर एग ले आओ, हमारे यहाँ हम मर जाते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने ये आप पे किया कि मुसलमान कंट्री किसी जगह भी बन सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम उनकी इस टेक्नोलॉजी को आगे लेकर आए, फ्रंट लाइन पे आए। वर्ल्ड का पहला स्टेम सेल बेबी हमारे सेंटर में अल्लाह के फजल से पैदा हुआ, तो डॉक्टर जैवोज ने ये डिसीजन कर लिया कि यहाँ बनेगा। इसको हमारी खुशकिस्मती कह लें, जो भी कहें, कि ये गुड लक थी कि वो पहला बच्चा इधर पैदा हो गया। कहीं और होता तो डेफिनेटली वहाँ होता। फिर उन्होंने चेक किया रिपीटेडली कि कौन बंदा सही काम कर रहा है, सैटेलाइट मॉनिटरिंग किधर है, सारी चीज़ें करके आपको आपके पाकिस्तान में मिला है। तो आप मेरे इस पे लिखते हो कि जी बड़ी महंगी डॉक्टर है, लूट रही है, ये कर रही है। 90% अच्छा ही होता है, 10% लोग होते हैं जो नेगेटिव लिखते हैं। लेकिन मुझे आपकी परवाह नहीं है, मैं ये नेकी का काम आपकी गलत बात से छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इसका सौदा, इसकी तजारत अल्लाह के साथ है, ठीक है, आप लोगों के साथ नहीं है। आप लोग चाहे इस पे अच्छा कहें, बुरा बोलें। आज आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को सुने, उसमें क्या, अभी जो डॉक्टर सारे आए हुए थे ऑल ओवर पाकिस्तान, वो डॉक्टर्स थे मुख्तलिफ शहरों से, और दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड्स। लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब सबसे कम पाकिस्तान में IVF की कॉस्ट आपकी है 5 लाख। अब तो जी फलां जगह 10 लाख है, फलां जगह, आप जाके देखें, आपको पता चले कितनी महंगाई है। फिर आपको समझ आएगी कि ये डॉक्टर क्या कर रही है। किसी डॉक्टर की सक्सेस स्टोरी में जाके देखें कि रेडी वाला नहीं कहेगा मेरा इलाज हुआ था तो मेरा बेटा पैदा हुआ या मेरी बेटी पैदा हुई है। वो कैसे अफोर्ड करते हैं? वी डू, अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी हमारी एफर्ट है हम वो करते हैं। मेरे से लोगों का बहुत सवाल होता है कि डॉक्टर साहबा जो हैं फेसबुक पे तो लंबी वीडियो दे देती हैं, हमें तो 2 मिनट देती हैं। अब मैं हर मरीज को इतना टाइम तो नहीं दे सकती, इस वक्त तो मैं मिलियंस लोगों को टाइम दे रही हूँ। मैंने इससे अगर आज आप लोगों के लिए एक फर्ज करें इंट्रोडक्टरी आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाई है, तो इसमें मेरे कारोबार का क्या है? मेरा कारोबार तो अल्लाह के फजल से चल ही रहा है। मैं आपको कह रही हूँ ये कराएं, मैं तो आपको मेरी वीडियोस देखें, हर सच्ची खरी बात। मुझे मेरी सिस्टर कह रही हो कनाडा में कि मेरी दोस्त कह रही है, उन्होंने क्या की गल है तेरे को बहुत मरीज हो गए, तुम तो हर वीडियो जो है वो कारोबार ख़त्म करने वाली बना रही हो। क्योंकि मैं डेफिनेटली मैं सच बोलती हूँ। PGD पे है, किस तरह वीडियो बनाई, किस तरह किया, आपके स्टेम सेल पे है। फेक बाग, हम किसी को फेक होप्स नहीं दे सकते। हरा बाग दिखा दिया, हरा हरा, एवरीथिंग इज नॉट हरा हरा। डॉक्टर अल्लाह का एक मुकर्रर करदा एक नाइब है, बंदा है, असिस्टेंट है। इल्म अल्लाह ने दिया, उसकी कुदरत तो देखें, थोड़ा सा मेरी तरफ करें जरा लोगों की, उसकी कुदरत तो देखें। मेरे इस मैसेज को ना कोई अच्छा अगर एडिटर बंदा है ना, इस मैसेज को एक अलहदा क्लिप बना के लोगों तक फैला दो प्लीज़। अल्लाह की कुदरत तो देखें कि जब वो एक ऑर्गन को फेल करता है तो उसी ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन में उसके स्टेम सेल भेज देता है। अल्लाह चाहता तो उस ऑर्गन को डायरेक्ट ना उस स्टेम सेल में ले आता, उसने हमारे जैसे बंदों को लेकर आया और कहा कि मदद करो इसकी। वही स्टेम सेल हमने निकाले, सेपरेट किए, इग्नाइट किए, उसके बाद आपके अंदर रखे। क्या इल्म, क्या नॉलेज अल्लाह के करम के बगैर आ सकता है? मरने के बाद जिंदा करने का अमल किसके पास था? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया था ना, रूह फूंकी, मुर्दा जिंदा हो गया। उसके बाद किसी नबी ने कहा? नहीं कहा ना। आज कोई दावा करता है अमेरिका में डेड बॉडी ले आओ हम जिंदा कर देंगे, लेकिन जिस दिन अल्लाह ने ये इल्म किसी को देना होगा दे देगा। इल्म पे शक ना करें, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है और वो ढूंढने वालों को देता है। दिस वॉज माई पैशन, दिस इज़ माई पैशन। और आप सब लोग जो हो वो मेरे लिए लाइफ लाइन हो। आप लोगों की खुशियों से हम चलते हैं। हमें एक दिन पेशेंट आके कह देता है डॉक्टर साहब हम कामयाब हो गए हैं, यकीन करें उस दिन चाहे हमने कुछ ना अर्न किया हो, लेकिन वो खुशियाँ ऐसी होती हैं, आप लोग नहीं फील करते? सारा दिन हम खुश होते रहते हैं। पैसे से अगर खुशी आनी होती, पैसा तो उल्टा डिप्रेशन लेकर आता है। ठीक है, डॉक्टर के पैशन पे कभी शक ना करें। और मेरे
इस बात को और लोगों के साथ शेयर करें प्लीज़, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त अहबाब होंगे जिन्होंने आपको नहीं बताया होगा कि मैं स्टेम सेल कराने जा रहा हूँ, ताकि उनको ये क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें मिल जाएं। ठीक है, थैंक यू, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन।